सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म के कज़न तारिक शफी आज JIT के सामने दोबारा पेश होंगे। तारिक शफी के लिए सवालनामा तैयार कर लिया गया। हसन नवाज 3, हुसैन नवाज 4 और मरियम नवाज की 5 जुलाई को पेशी होगी। कतर और बरतानिया से मनी ट्रेल और ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड हासिल करना अभी बाकी है। पनामा केस का काउंटडाउन शुरू हो गया। JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने में बस 8 दिन बाकी रह गए। वज़ीर आज़म के कज़न तारिक शफी आज JIT के सामने दोबारा पेश होंगे। तारिक शफी के लिए सवालनामा तैयार कर लिया गया। हसन नवाज 3, हुसैन नवाज 4 और मरियम नवाज की 5 जुलाई को पेशी होगी। कतर और बरतानिया से मनी ट्रेल और ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड हासिल करना अभी बाकी है। पनामा केस का काउंटडाउन शुरू हो गया। JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने में बस 8 दिन बाकी रह गए हैं। ज़राए के मुताबिक तारिक शफी आज पनामा मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने दूसरी बार पेश होंगे। JIT ने उनसे मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सवालनामा तैयार कर लिया है। तारिक शफी से उनके बयान हल्फी, हुदैबिया पेपर मिल्स और 90 की दहाई के कारोबारी मामलात पर पूछगछ की जाएगी। ज़राए का कहना है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस की पेचीदगी के पेश नज़र मुश्तरका तहकीकाती टीम वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को तलब करने पर भी गौर कर रही है। उनका बयान हुदैबिया पेपर मिल्स की रोशनी में बतौर गवाह रिकॉर्ड किया जाएगा। हसन नवाज 3 जुलाई को पेश होंगे। हुसैन नवाज को 4 जुलाई को तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों से शरीफ बरादरान के जवाबात में मुमासलत रखने वाले बयानात की रोशनी में सवालात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की बेटी मरियम नवाज 5 जुलाई को JIT के सामने पेश होंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज से उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के JIT के सामने जवाबात की रोशनी में सवालात किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक JIT ने अभी कतर और बरतानिया से मनी ट्रेल और ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड भी हासिल करना है। ज़राए कहते हैं JIT ने SECP से मिलने वाले रिकॉर्ड का जायजा भी लिया है। हतमी रिपोर्ट की तैयारी से मुतालिक मुशावरत भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दस्तावेजात JIT के बेशतर मेंबरान को दिखाए बगैर ही जमा कराई गई। अराकीन सफ़ाए अव्वल पर दर्ज इल्जाम से भी ला इल्म थे। अरकान रिपोर्ट्स पर सिर्फ दस्तखत करते थे। रिपोर्ट्स तैयार कौन कर रहा है, मामला मजीद उलझ गया। द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अहमद दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पहले 3 नामों में SECP अफसर अली अजीम इकराम का नाम शामिल ही नहीं था। कमीशन के सेक्रेटरी की हैसियत से बिलाल रसूल ने कमीशन इजलास का मुसविदा तैयार किया और दस्तखत किए। JIT ने चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ पुरानी तारीखों में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात बंद करने और रिकॉर्ड में रद्द-बदल का इल्जाम अली अजीम इकराम पर लगाया, तो इस पर बिलाल रसूल ने भी दस्तखत कर दिए। इसी तरह हुसैन नवाज की तस्वीर 4 जून को लीक हुई। हुसैन नवाज ने 7 जून को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिस पर JIT ने 12 जून को जवाब जमा कराया, जिसमें तहरीर है कि JIT ने तस्वीर लीक के 24 घंटे के अंदर यानी हुसैन नवाज की दरखास्त फाइल होने से भी पहले उठाए गए इकदाम की तफसील अमल दरामद बेंच को जमा करा दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि JIT मेंबरान ने इसका पहला सफ़ा पढ़े बगैर ही उस पर दस्तखत कर दिए। द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अहमद दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग ज़राए का कहना है कि JIT ने चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ पुरानी तारीखों में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात बंद करने और रिकॉर्ड में रद्द-बदल का इल्ज़ाम SECP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली अजीम इकराम पर लगाया है। ये इंकशाफ किया गया है कि पनामा JIT में नामजदगी के लिए अफसरान की फहरिस्त की मंजूरी SECP के चेयरमैन ने नहीं बल्कि पूरे कमीशन ने दी थी। कमीशन की मंजूर करदा फहरिस्त में से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पहले 3 नामों में SECP के अफसर अली अजीम इकराम का नाम शामिल ही नहीं था। कमीशन के सेक्रेटरी की हैसियत से बिलाल रसूल ने कमीशन के इजलास के मिनट्स का मुसवदा तैयार किया और अपने दस्तखतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा भी कराया। बाद में बिलाल रसूल JIT में शामिल हो गए, जिसके बाद JIT की जानिब से अली अजीम इकराम को इब्तदाई तौर पर चेयरमैन SECP की जानिब से नामजद करने के इल्जाम की शिकायत भेजी गई, तो उस पर भी बिलाल रसूल के दस्तखत मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक 2013 में तहकीकात बाकायदा तौर पर बंद होने के बाद असल फाइल पर नोट ना लिखना दरअसल SECP के कुछ अफसरान की नाअहली थी और उन्होंने पिछली तारीख इसलिए डाली ताकि अपने आप को बचाया जा सके, और अब वो चेयरमैन के खिलाफ इल्जामात आयद कर रहे हैं। 4 जून को तस्वीर लीक होने के बाद हुसैन नवाज ने 7 जून को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिस पर अदालत ने JIT की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। 12 जून को JIT ने अपना जवाब जमा करा दिया, जिसमें यह जुमला भी दर्ज था कि JIT ने अपनी रिपोर्ट तस्वीर लीक के 24 घंटों के अंदर ही यानी हुसैन नवाज की दरखास्त फाइल होने से भी पहले अमल दरामद बेंच में जमा करा दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि JIT मेंबरान ने उस रिपोर्ट का पहला सफ़ा भी नहीं पढ़ा और उस पर दस्तखत कर दिए।
इसी मामले पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद नूरानी साहब, आप इतने श्योर कैसे हैं कि JIT मेंबरान को अपनी जमा कराई गई रिपोर्ट का इल्म नहीं होता? देखिए, ये दो चीजें हैं। पहली चीज तो एक इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है जो कि एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से हम तक आई, जो कि एक JIT मेंबर के बहुत क्लोज हैं, एक बैंकिंग सोर्स। और जब ये चीज आई तो उसके बाद फिर इसकी तस्दीक भी की गई कि बहुत सारी दस्तावेजात ऐसी थी जो JIT ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, मगर वो वाली दस्तावेजात जो थी वो देखी नहीं थी JIT के तमाम मेंबरान ने। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि सिर्फ इसकी बुनियाद पे आगे नहीं चला जा सकता था, खबर नहीं की जा सकती थी। तो हमने मजीद ऐसे शाहिद का हम को एग्जामिन किया ताकि अगर खबर बनती है तो इस पर मामला आगे चलाया जाए। तो उस पर दो पॉइंट बहुत अहम थे जिसका कुछ खुलासा आपने भी बयान किया। उसमें एक चीज को मैं हाईलाइट कर दूं कि एक बुनियादी तौर पे ये इल्जाम लगाया गया था JIT की एक कंप्लेंट के अंदर SCCP के हवाले से, और SCCP का जिक्र सबसे पहले था उस कंप्लेंट में कि जो मोहसिन हिजाजी साहब जो चेयरमैन SCCP हैं, इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शरीफ फैमिली के खिलाफ वो बंद करवाई, और वो बंद करवाने के लिए एक अली अजीम साहब एक अफसर हैं, उनको इस्तेमाल किया। ये इल्जाम था प्रिसाइजली। एक तो अब ये साबित हो गया कि वो बंद करवाई नहीं, वो 2013 में पहले ही बंद हो चुकी थी, और सब अफसरान ने SCCP के लिए, जिनके कोई डिफरेंसेस भी हैं चेयरमैन से, उन्होंने भी लिख के दिया है कि ये पहले ही बंद हो रही थी। और जो अली अजीम साहब के बारे में JIT ने फर्दर एलिगेशन ये लगाया कि इनको इसीलिए JIT के लिए नॉमिनेट भी, इब्तदाई तौर पे नॉमिनेट भी कर दिया गया था ताकि ये फिर आके शरीफ फैमिली को रिलीफ फराहम करेंगे। अब मामला ये हुआ कि जब कमीशन से SCCP से मांगे गए थे नाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो बुनियादी तौर पे उसमें बजाय चेयरमैन ने खुद नाम देने के कमीशन का एक इजलास तलब किया जिसमें अफसरान की एक फहरिस्त मुरतब कर ली गई। अब उनकी तरतीब थी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम मांगे थे, इब्तदाई तौर पे तो 3 नाम भेज दिए गए, उनमें अली अजीम का नाम ही नहीं था। तो यानी ये इल्जाम ही गलत है। अब आपके सवाल का प्रिसाइज और एग्जैक्ट जवाब मैं ये दूंगा कि जो बिलाल रसूल साहब एक अफसर हैं JIT के SCCP के, जो बाद में JIT में किसी भी तरीके से आ भी गए, ये कमीशन के सेक्रेटरी भी हैं, SCCP के सेक्रेटरी भी हैं। वो जिस कमीशन की मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसमें अफसरान की फहरिस्त मुरतब की गई थी और उसकी अप्रूवल दी गई थी, ये बहैसियत सेक्रेटरी कमीशन उस पूरी मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने तैयार किए, न सिर्फ तैयार किए, उस पर ऊपर साइन भी किए। तो ये 100% श्योर थे और इनको मालूम था, ये खुद फर्स्ट आई विटनेस थे इस सारी चीज के, कि पहले 3 लोग इब्तदाई तौर पर जिनके नाम गए उनमें अली अजीम का नाम शामिल नहीं था। तो हैरानकुन बात यह है कि JIT की जो कंप्लेंट आई जिसके ऊपर पूरा एक बहरान पैदा करने की कोशिश की गई मुल्क के अंदर, उसके पहले सफे के ऊपर ही SCCP का ये SCCP के हवाले से इल्जाम है, ये वाला जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और उस रिपोर्ट के ऊपर बाकायदा सिग्नेचर हैं 6 के 6 मेंबरान के, जिनमें बिलाल रसूल के भी सिग्नेचर हैं। जो चीज उन्होंने खुद की थी इसका बिल्कुल उल्ट जो है वो वहां पे साबित हो गया। और इसी तरह जिस तरह अभी आपने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया कि जो दूसरा जो इवेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला हो रहा था हुसैन नवाज की पिक्चर लीकेज के हवाले से, तो उस वक्त भी जो जजेस थे उन्होंने 7 जून की हियरिंग में बाकायदा ये पूछा JIT से कि ये बताएं ये कैसे लीकेज हुआ, उनसे तो इस तरह की अपनी इग्नोरेंस शो की मामले के हवाले से, और उनसे जवाब तलब कर लिया। अब 12 तारीख को जब जवाब जमा करवाया गया JIT की तरफ से प्रॉपरली, तो उसमें बड़ा क्लियरली ये कहा गया कि जी हमने तो 4 तारीख को पिक्चर लीक हुई थी और हमने 24 घंटे के अंदर आपको जवाब भी जमा करवा दिया था। अब JIT के मेंबर तो हर हियरिंग में बैठते थे, अगर वो रिपोर्ट तैयार करते तो ये फिक्रा कभी ना लिखते कि 24 घंटे के अंदर ही आपको बता दिया था, क्योंकि 5 तारीख को ही 6 तारीख को ही आपको बता दिया था। हुसैन नवाज की एप्लीकेशन फाइल होने से पहले बता दिया था, ये फिक्रा कभी ना लिखते, क्योंकि 7 तारीख को जजेस ने इग्नोरेंस का शो की थी इस मामले से और बार बार सवाल किए थे JIT से, और JIT से बेचारा जवाब मांगा था। जवाब तो फिर पहले रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट तो फिर पहले आ चुकी थी, क्यों इस तरह मांगते।
तो ये चीज अगर जेएटी के मेंबर कुछ करते तो ये चीज कभी ना आती, ये चीज उन्हें पहले दिन से क्लियर थी। लेकिन अब जब दस्तावेजात तवातरीन शवाहिद सामने आए हैं और एससीसीपी के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, उनसे ये साबित हो गया है कि बिलाल रसूल साहब के भी पहले दिन से मीटिंग का पता था, उन इनिशियल 3 नामों का पता था जो भेजे गए, लेकिन उन्होंने उसी इल्जाम के ऊपर जो कि गलत इल्जाम था बेचारा दस्तखत किए। ये तो ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद दौरानी साहब, सीनियर सहाफी दी न्यूज़, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि रेमंड डेविस की दैयत देने के लिए 24 करोड़ रुपए कहां से आए। राना सनाउल्लाह कहते हैं इस सवाल के जवाब देने के लिए जेआईटी बनाई जाए। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रेमंड डेविस के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के लिए दबाव था, लेकिन FIR पंजाब हुकूमत ने ही दर्ज कराई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि रेमंड डेविस की रिहाई के लिए अमरीका ने उस वक्त की वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और फौज पर दबाव और असर रसूख इस्तेमाल किया, लेकिन इस सिलसिले में बुनियादी किरदार एजेंसियों ने ही अदा किया। कमर जमान कायरा ने कहा कि रियायत की रकम जिसने भी दी वो वफाकी हुकूमत ही के पास से गई, मगर बाद में रिफंड हो गई। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि रेमंड डेविस के हाथों कत्ल किए जाने वाले शहरियों के रिश्तेदारों को दैयत देने के लिए 24 करोड़ रुपए कहां से आए। उन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए जेआईटी बनाने का मुतालबा कर दिया। ये इतना बड़ा इशू है और एक पूरे मुल्क में जो है वो कोहराम मचा हुआ है, तो वो इसके तहत नोटिस लिया जाना चाहिए और ये पता चल जाएगा कि 24 करोड़ रुपया जो है वो कहाँ से आया, किस अकाउंट से आया, किसने अदा किया। मैंने कायरा साहब की बात सुनी है, मुझे कायरा साहब की बयान से इत्तफाक नहीं है कि ये पैसा जो है ये वफाकी हुकूमत के एक्सचेंज से जो है वो गया है। ये मेरा गुमान ये है कि किसी ये और जगह से आया था। तो बात ये है कि इसका कोई सो मोटो नोटिस, इसकी कोई इंक्वायरी, इसकी कोई जेआईटी नहीं बननी चाहिए कि ये 24 करोड़ रुपया कहाँ से आया था। ये जो दोनों मकतूल थे, इनके जो अपना थे खानदान, ये कोई तकरीबन कोई 20-22 लोग थे, इनको इकट्ठा किसने किया, इनको कहाँ पे रखा, इनको फिर एक बस में किसने बैठाया, फिर वो कियानी साहब एक वकील थे, वो इनके वकील मुकर्रर हुए और ये पूरी बारात जो है आगे उतरी एक दिन जो है वो अदालत के बाहर, और अदालत के बाहर आके उन्होंने वकालतनामा पेश किया। उन्होंने कहा जी पहला वकील हमने फारग कर दिया, अब इनका वकील मैं हूँ, हमने दियत ले ली है, पैसे हमने वसूल कर ली। प्रोग्राम जिरगा में ही गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि दैयत की रकम जिसने भी दी वो वफाकी हुकूमत के पास से गई, मगर बाद में रिफंड हो गई। उस वक्त फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के ऊपर उन्होंने अपना दबाव भी रखा, कोशिश भी की, और तीसरा फरीक इसका मुसल्लह अफवाज थी। मुसल्लह अफवाज के साथ भी उनकी एंगेजमेंट उस वक्त बड़ी ज्यादा थी और वहाँ पे भी बहुत ज्यादा उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। तो इस सारे अमल में जो मेजर रोल प्ले किया, जिस तरह रेमंड डेविस की इस किताब में भी है, कि वो यकीनन जो मौसर लोग थे, वो हमारी एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इसमें अपना एक रोल अदा किया। अच्छा, दियत के पैसे, उस वक्त आप हुकूमत के तर्जुमान भी थे, अमजद शुएब साहब तो फरमा रहे हैं कि वो हुकूमत ने दिए, दियत के पैसे हुकूमत ने दिए थे? साबिर साहब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये बताया गया कि ISI ने दिए या हुकूमत ने दिए, या ये बात तो एक ही है। ISI किसकी है, वफाकी हुकूमत किसकी है, वजारत खजाना किसकी है, कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, पैसा तो वफाकी गवर्नमेंट ने दिया, बाद में रीइंबर्स हो गया। तो रीइंबर्स तो आपको वो सारे का सारा जो आपका पूरा वार के ऊपर पैसा आता है आपको, वो सारा रीइंबर्स होता था, आपके असले का भी होता था, आपकी गाड़ियों का भी होता था, पेट्रोल का भी होता था। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने कहा है कि रेमंड डेविस की रिहाई का फैसला उस वक्त की सियासी हुकूमत ने किया था, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद के लिए जनरल पाशा से कहा गया। जनरल पाशा ने फैसले से पहले सारी सियासी क़यादत से बात की और सभी ने इस बात पर इत्तफाक किया कि रेमंड डेविस को रिहा कर दिया जाना चाहिए। ताहम जनरल पाशा की नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि नवाज शरीफ इन दिनों मुल्क से बाहर थे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में मेजबान सलीम साफी से बातचीत करते हुए कही। इसी प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने इस बात की भी तरदीद की कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा ने अदालत से अमरीकी हुकाम को टेक्स्ट मैसेज किए। उन्होंने कहा कि पाशा कभी अदालत नहीं गए, अलबत्ता अदालत में हसास इदारे के निचली सतह के अहलकार होते थे जो किसी भी पेशरफ्त से अपने अफसरान को आगाह करते थे। जनरल कियानी का ये ख्याल था कि अगर ये करना है आप लोगों ने, तो फिर ये वजारत दाखिला
को करना चाहिए वो कर लें। इस पर रहमान मलिक साहब बिल्कुल फ़ौरन तैयार हो गए, उन्होंने वॉलंटियर किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मैं आप जैसे कहेंगे हम कर देंगे। लेकिन आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश ये थी कि ये ISI करे, चुनाचे वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करते रहे और जनरल कियानी बड़े रिलक्टेंट थे। और जनरल कियानी के साथ भी पहले टेलीफोन पे बातचीत हो चुकी थी रेवन डेविस के मामले में, अमेरिकन लीडरशिप की, जो उन्होंने रिजेक्ट की थी। उन्होंने कहा कि जी इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये केस है अदालतों में। उस पर इनको जब काम सौंपा गया तो उसके बावजूद इन्होंने ये किया कि जनरल पाशा वेंट राउंड और तमाम पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात की, नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। अब ये देखें ना, ये एक इनएक्यूरेसी है। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि फैसला किया था पॉलिटिकल लीडरशिप ने, रिहाई का फैसला हुआ था एग्जीक्यूट करने के लिए इनको जनरल पाशा को और जनरल पाशा ने फिर ये मुनासिब समझा कि बाकी लीडरशिप को भी पूछ लिया जाए, उनसे बात की जाए। और वो कहते हैं कि मैंने इंडिविजुअली तमाम लीडर्स से मुलाकात की, लेफ्ट नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर से। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने इस बात की भी तरदीद की कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा ने अदालत से अमरीकी हुक्काम को टेक्स्ट मैसेज किए। उन्होंने कहा कि पाशा कभी अदालत नहीं गए, अलबत्ता अदालत में हसास इदारे के निचली सतह के एहलकार होते थे जो किसी भी पेशरफ से अपने अफसरान को आगाह करते थे। वो एक जगह ये कहता है कि पाशा साहब वहाँ से बैठे टेक्स्ट लिखते थे, देते, वहाँ से भेजते रहते थे और वो टेक्स्ट भेजते थे, अदालत में बैठे हुए टेलीफोन पे लगे रहते। मैंने चेक किया पूरी तरह, पाशा कभी अदालत में गया ही नहीं। एंड असद विल बेयर मी आउट, इतने हाई लेवल पे एक DG वो जाके सेशन जज के कोर्ट में बैठा हो, ये कभी हुआ ही नहीं। यू हैव सो मेनी पीपल, आपके पास एक पूरा एक डिटैचमेंट है लाहौर में जिसके ऑफिसर हैं और जो डील कर रहे हैं वो बड़े लो लेवल के लोग हैं जो सारा ही हैंडल कर रहे हैं। देर दी मंजूर में से को गया वहाँ पे बैठा कर रहा है, रेमंड डेविस पहचानते नहीं किसी को। लेकिन वो नीचे का लेवल का आदमी तो फिर कैमरून मंटर को तो मैसेजेस नहीं कर सकता। नहीं, वो ये किसी को पता ही नहीं कि कैमरून मंटर वो अपने ऑफिसर्स को, अपने लोगों को कर रहा था। ठीक, जो वहां से प्रोग्रेस देनी है वो अपने डिटैचमेंट का जो उसका ब्रिगेडियर हेड होगा वहां पे, सेक्टर कमांडर होगा जो वहां पे, वो उसको इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा ताकि वो इन पिक्चर रहे। आगे बढ़ते हैं, खबर दें आपको कराची से, जहां पर मंगूपीर मरी गोट में फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है, ऐसा बताना है SP औरंगी का। जहां पर बनारस के करीब डकैती मज़ामत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी, रेस्क्यू ज़राए का ऐसा बताना है। तुरी बंगश मखलील मार्केट के करीब कार्रवाई हुई जिसमें सियासी जमात का टारगेट किलर एहसन उर्फ सोनू गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे असलहा भी बरामद हुआ है। SP आबिद अली बलोच का बताना है कि मुलजिम कई अफराद को कत्ल और जख्मी करने में भी मुलविस है। पीराबाद पुलिस की कार्रवाई में एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, ये बताना है पुलिस हुकाम का। अब आपको बताएं कि सानेहा अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक अफराद की तादाद 195 हो गई है। अहमदपुर शर्किया सानहे की एक और जख्मी खातून लाहौर के जिना अस्पताल में दम तोड़ गई। हमीदा बीबी मोहल्ला सरवर शाह की रिहायशी थी, जिसके बाद सानहे में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद अब 195 हो गई है। अब तक 62 अफराद की मैयतें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले की जा चुकी हैं। 125 मैयतों के DNA सैंपल्स लेने के बाद इन्हें बस्ती नजीराबाद के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। जबकि खानेवाल में घरेलू तनाज़े पर भाई ने फायरिंग करके बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। रिश्तों का खून सफेद हो गया। खानेवाल में घरेलू तनाज़े पर भाई ने सगी बहन और उसके शौहर को हलाक कर दिया। खानेवाल में घरेलू तनाज़े पर भाई ने फायरिंग करके बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। कराची के इलाके शाह फैसल मिल्लत टाउन में बारिश के बाइस धंस जाने वाली गली को भरने का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर गटर उबल आए हैं। इस बारे में बता रहे हैं कमर अली मस्तोई। जी बिल्कुल, कोरंगी मिल्लत टाउन के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। उस मुकाम पर मौजूद है जहां पर बारिशों के दौरान गली धंस गई थी। तकरीबन ये 16 फुट गहरा गड़ा जो है वो यहाँ पर हो गया था। अभी भी ये गड़ा जूं का तूं मौजूद है क्योंकि अभी तक इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं आई इस गड्ढे को भरने के लिए। कोई भी मशीनरी यहाँ पर नहीं है कि इस गड्ढे को भर के ये जो है इससे पहले की तरह गली बना दी जाए। अभी तक जो ना कोई बंदा नहीं आया। अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पे जो भी काम हुआ है इलाका मकीनों ने मिलजुल के जो है अभी वो काम कराएं। खंबे आपके सामने गिरे हुए हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल एक अंदर ही है इसके।
इंतज़ामिया गायब है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ के जो अफराद हैं वो इस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कोरंगी कहकशां के इलाके में ही पूरा इलाका जो है वो वहाँ पर गटर उबल रहे हैं। जब से बारिश हुई है इलाका मकीनों का कहना है कि तब से ये गटर उबल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इन गटरों की सफाई का काम नहीं किया गया। इसी तरह कोरंगी के दीगर इलाके हैं शाह फैसल कॉलोनी के, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि सफाई सुथराई का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है। सड़कों पर जो है वो गटर उबल रहे हैं, जिसके बायस जो है मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर वहाँ पर मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है, जिसके बायस इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। जी। लोअर दीर और अपर दीर में मानसून की बारिशों से नदी नालों में तोक़यानी और दरियाए पंसकोड़ा में निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एहसानुल्लाह शाकिर। हालिया बारिशों के बाद दरियाई पंचकोड़ा में पानी के सूरत हाल जो है इस वक्त बहाव में जो है इजाफा हुआ है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी जो है इसमें इजाफा जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो होता जा रहा है, क्योंकि अपर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में आजकल जो है वो बारिशें हैं और लोअर दीर की भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसी वजह से तमाम नदी नालियाँ जो है वो उबल पड़ी हैं और जिसकी वजह से दरियाई पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब है। इसके साथ साथ पानी जो है हिफाजती पुश्तों से टकरा रही है और साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को हिदायत जारी करा दी है कि दरिया के किनारे जो है वो ना जाए, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल हो सकता है और पानी की बहाव में इजाफा हो सकता है। तो इसी वजह से लोग जो है वहाँ पर जाने से गुरेज करें ताकि कोई भी इस तरह नाखुशगवार वाक़या जो है वो सामने ना आए। जी। 90 अरब की कसीर लागत के बावजूद लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन जिला बदीन के लिए मुस्तकिल खतरा बन गया। पुश्तों की तबाहाली के सबब हालिया बारिशों में सीम नाला बदतरीन तबाही का बाइस बन सकता है। हनीफ जई की रिपोर्ट देखिए। LBD यानी लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन नवाबशाह, सांगढ़ और मीरपुर खास अजला की ज़रिए राज्यों का फाजिल पानी जिला बदीन की समुद्री हदूद में इखराज करता है। अगरचे सेम नाले में पानी के बहाव की गुंजाइश 4600 क्यूसिक है, मगर बारिशों के दौरान दुगना और 3 गुना पानी का बहाव जिला बदीन की तबाही का सबब बन जाता है। बंद जिते किते जेके कंडम आहिनि उन्हनि जी का भी गारंटी ना है। असांखे हर साल ही LBD बोड़े थी। साल 2011 में सेम नाले से निकलने वाले सैलाबी रेलों ने इलाके में तारीखी तबाही मचाई थी, जिसके बाद सेम नाली की सफाई और पुश्तों की मजबूती के नाम पर 2 अरब रुपए खर्च किए गए, मगर पुश्तों की हालत जार ने इस भारी रकम के इस्तेमाल को मशकूक बना दिया। और बंद जो है बिल्कुल कमजोर हैं, जो भी पैसों और अरबों रुपए के इन्होंने काम किया, भला अरबों रुपए लगे हैं, काम आप ही नजर कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो। एक अलमिया ये है कि समंदर की सतह सेम नाले से बुलंद होने के बायस उल्टा समुद्री पानी इस सेम नाले के जरिए साइली पट्टी की 22 लाख एकड़ निकल गया है, जबकि कमजोर और टूटे पुश्तों के सबब ये सेम नाला एक मरतबा फिर इलाके के लिए संगीन खतरा बना हुआ है। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़ बदीन। खुशगवार मौसम में मुल्क के दीगर हिस्सों से हजारों की तादाद में सयाहों ने जिला केजर का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जावेद इकबाल। जिला केजर में हर तरफ सियाह नजर आते हैं। तमाम सियाहती मकामात जो इस वक्त सियाहों से खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मसला जो सियाहों के लिए दरपेश है और ये खदशा भी जाहिर किया जाता है, गिलगित केजर रोड है, इस पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हद से ज़्यादा हो गई है। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो है बाज़ औकात पे आती है। यहाँ पे रोड ऑलरेडी तंग है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक का कोई निज़ाम हमें नज़र नहीं आता है। जो रोड तंग होने की वजह से दो डबल गाड़ियों का क्रॉस करने के हवाले से भी तकरीबन परेशानियों का सामना है। जिला केजर में हज़ारों की तादाद में सियाह मुल्क के दीगर हिस्सों से आते हैं, लेकिन यहाँ पे तबी सहूलियात के हवाले से अब तक किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। बाज़ औक़ात यहाँ पे ट्रैफिक का हादसा होते हैं, लेकिन अस्पतालों में पट्टी तक की सहूलत मैसर नहीं है। अहम खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन ने 2018 के इंतखाबात पुरानी हल्काबंदियों पर कराने का फैसला किया है। कमीशन का कहना है कि इंतखाबात से कबल नई हल्काबंदियां और असेंबली नशिस्तों में इजाफा अमलन मुमकिन नहीं। मरदमशुमारी हुक्काम ने भी वाजे कर दिया है कि वो जुलाई तक अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ज़राए ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज़ को बताया कि 2018 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तों पर ही होंगे। अलबत्ता इंतखाबी हल्कों में वोटर्स की तादाद बढ़ जाएगी। ज़राए के मुताबिक नई हल्काबंदियों के लिए 7 माह दरकार हैं। कानून के तहत असम्बली ख़त्म होने से 4 माह कबल हल्काबंदियों का काम मुकम्मल होना ज़रूरी है, जो अमलन मुमकिन नहीं रहा। मरदमशुमारी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया कि वो गैर सरकारी और गैर मुसद्दिका रिपोर्ट तो जुलाई 2017 तक दे सकते हैं,
लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट अप्रैल 2018 से पहले नहीं दे सकते। गैर सरकारी रिपोर्ट पर नई हल्काबंदियां नहीं हो सकती। रेमन डेविस ने अपनी किताब में जहां मुतादिद पाकिस्तानी हुकाम की तारीफ की है, वहां एक पाकिस्तानी शख्सियत से मायूसी का भी इजहार किया है। इस शख्सियत का नाम है शाह महमूद कुरैशी। रेमन डेविस ने इंकशाफ किया कि शाह महमूद कुरैशी ने इसे सिफारती इस्तिस्ना देने से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी शाह महमूद कुरैशी को दोस्त करार देते थे, लेकिन मेरी रिहाई के लिए शाह महमूद कुरैशी ने दोस्तों जैसा बर्ताव नहीं किया, बल्कि इसके बरखिलाफ मेरी रिहाई के खिलाफ डट गए। रेमन डेविस ने अपनी किताब में लिखा है कि शाह महमूद कुरैशी इस कानूनी नुक्ते पर डट गए कि मैं कौंसल खाने का मुलाजिम था, सिफारत खाने का नहीं, इसलिए मुझे मुकम्मल सिफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो वियना कन्वेंशन पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमरीकी सिफारत खाने का मुतालबा तस्लीम नहीं किया जा सकता। अमरीका के पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने के मुआहदे पर दस्तखत से एक दिन कबल शाह महमूद कुरैशी अमरीका गए थे ताकि पाकिस्तानी वजारत खारजा के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर सकें। अमरीकी वजीर खारजा के शाह महमूद कुरैशी से करीबी पेशावराना ताल्लुकात थे। जॉन कैरी शाह महमूद कुरैशी को दोस्त करार देते थे और उनके बेटे को अमरीकी सेनेट में इंटर्नशिप भी दिलाई थी। मगर फरवरी 2011 में जब जॉन कैरी मेरी रिहाई के लिए डील करने पाकिस्तान आए तो शाह महमूद कुरैशी ने दोस्तों जैसा बर्ताव नहीं किया। उन्होंने वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश तस्लीम करके मुझे सिफारती इस्तिस्ना देने की बजाय वजारत से इस्तीफा दे दिया और अपने मौक़िफ़ पर जमे रहे। सदर जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको आमादा करने की बहुत कोशिश की कि वो अपना सख्त मौक़िफ़ बदल लें, मगर शाह महमूद कुरैशी ना माने और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि वो अपने मौक़िफ़ से जरा भी नहीं हिलेंगे। जबकि रेमन डेविस ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि पाकिस्तान में कैद के दौरान मुझे कभी मारा पीटा नहीं गया। ये एतराफ़ किया है रेमन डेविस ने और कहा कि कैद के दौरान मुझे रोज़ाना मुर्गी का सालन खिलाया जाता था। रोज़ाना 2 बार मुर्गी का सालन खिलाया जाना किसी तशद्दुद से कम न था। इसके अलावा रेमन डेविस का कहना था कि 24 घंटे बत्ती जलाकर रखी जाती थी, जिससे उसे सोने में दुश्वारी होती थी। गर्म पानी दिया जाता था, ना ही हीटर। सर्द रातों में खून जमा देने वाली सर्दी का सामना होता था। रेमन डेविस का यह भी कहना था कि उसे बताया गया कि महकमा खारजा के आला एहलकारों ने सोच विचार कर रखी थी कि मुझसे ताल्लुक से इनकार कर दें। पाकिस्तान एथलेटिक्स टीम को भारत के वीजे मिल गए। 6 रुकनी कौमी टीम एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पीर को भारत रवाना होगी। एक खिलाड़ी और ऑफिशियल को वीजा जारी नहीं हुआ। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 6 जुलाई से भारत के शहर भुवनेश्वर में शुरू होगी, जिसके लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को भारत के वीजे जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही ने जियो न्यूज को बताया कि पाकिस्तान की 6 रुकनी टीम 400 मीटर रेस, 400 मीटर रिकॉर्डों वाली दौड़ और रिले में भी पाकिस्तान टीम हिस्सा लेगी। इस्लामिक गेम्स में इसी टीम ने चांदी का तमगा हासिल किया था। पाकिस्तान की 6 रुकनी टीम में नौकर हुसैन, महबूब अली, मजहर अली, वकार यूनुस, असद इकबाल और नदीम अरशद शामिल हैं। नशाद अली को वीजा जारी नहीं हुआ, इनकी जगह वकार यूनुस को टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के मोहम्मद बिलाल भारत के पंकज अडवाणी को हराकर एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। उनका मुकाबला पाकिस्तान के मोहम्मद सज्जाद से होगा, जिन्होंने हमवतन बाबर मसीह को जेर करके आखिरी 4 खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में जारी इवेंट में मोहम्मद बिलाल ने साबिक आलमी एमेचर चैंपियन के खिलाफ शानदार खेल पेश करते हुए उन्हें आउट क्लास किया। 11 फ्रेम्स पर मुश्तमिल मैच में बिलाल ने 6-2 के स्कोर से कामयाबी समेटी। इस जीत के दौरान मोहम्मद बिलाल ने 47 और 45 के 2 ब्रेक भी खेले। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला पाकिस्तान के ही मोहम्मद सज्जाद से होगा, जिन्होंने हमवतन बाबर मसीह को 6-4 के स्कोर से मात दी। मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद सज्जाद के दरमियान सेमीफाइनल इतवार की सुबह 11 बजे खेला जाएगा।